हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट्स एग्ज़ाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं और इनको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अयान होता है, वो पबजी खेल रहा होता है, तो उसके डैडी कहते हैं छोड़ो समझो, छोड़ो समझो। लेकिन बच्चा क्या कहता है, मैं आया बस। डैडी बोल रहे हैं छोड़ो समझो और बच्चा बोला मैं आया बस। बस दोस्तों, यही ट्रिक है, छोड़ो समझो मैं आया बस। छोड़ो में छो से बना क्षोभ मंडल, समझो में सा से बना समताप मंडल, मैं में माँ से बना मध्य मंडल, आया में आय से बना आयन मंडल, बस में बा से बना बहिर्मंडल। दोस्तों, ये तो हिंदी में हम लोगों ने याद कर लिया, लेकिन दोस्तों इनको इंग्लिश में इन लेयर्स को क्या कहते हैं तो वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और दोस्तों, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। और मध्य मंडल को मीसोस्फियर बोलते हैं और आयन मंडल को आयनोस्फियर बोलते हैं और बहिर्मंडल को दोस्तों एक्सोस्फियर बोलते हैं। दोस्तों, इन लेयर्स के नेम इंग्लिश में भी आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चन बने हुए हैं। इन लेयर्स के नेम इंग्लिश में दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। दोस्तों, ओजोन लेयर कहाँ पर उपस्थित रहती है ये बताना है, किस लेयर में उपस्थित रहती है ये बताना है। तो दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। और दोस्तों, ये बताना है कि ओजोन लेयर कहाँ उपस्थित रहती है। ओजोन लेयर का जो संकेंद्रण होता है, जो अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, वो समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत उपस्थित रहती है वो लेयर क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो लेयर दोस्तों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई थी कि छोड़ो समझो, तो बच्चा बोलता है मैं आया बस। तो छोड़ो में छो से बन जाता है क्षोभ मंडल, और समझो में सा से बन जाता है समताप मंडल, और मैं में माँ से बन जाता है मध्य मंडल, और आया में आय से बन जाता है आयन मंडल, बस में बा से बन जाता है बहिर्मंडल। तो दोस्तों, ये सब ऑप्शन ए नंबर में मिल रहे हैं आपको। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78.08% है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, 78.08% नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत 20.95% है। तो दोस्तों, इनका भी परसेंटेज भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रतिशत या परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, आर्गन का दोस्तों तीसरे नंबर पर स्थान है
और कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों चौथे नंबर पे स्थान है। इसका जो प्रतिशत है वायुमंडल में 0.036। तो दोस्तों ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत पे होती हैं वह हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको फिगर में समझ लेते हैं। दोस्तों अधिकांश मौसम गतिविधियाँ या वायुमंडल जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल लेयर में होती हैं, जिसे दोस्तों ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिकांश मौसम गतिविधियाँ या वायुमंडल घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी संवहन मंडल दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं उसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर या संवहन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। दोस्तों इसको करने से पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये वायुमंडल की लेयर्स हैं। दोस्तों रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल की जो लेयर उत्तरदायी होती है वो आयन मंडल होती है, जिसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन एक वायुमंडल में स्थायी गैस है। दोस्तों स्थायी गैस वह गैसें होती हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बदलता नहीं है। और दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये तीनों गैस वायुमंडल में स्थायी गैस कहलाती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। और दोस्तों साथ ही साथ ऑक्सीजन भी याद रखिएगा और आर्गन, इन तीनों गैसों को याद रखिएगा, ये वायुमंडल में स्थायी गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे ये समताप मंडल है, और समताप मंडल में ही दोस्तों 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर का संकेंद्रण अधिक मात्रा में होता है। और दोस्तों ये ओजोन लेयर ही होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों जैसे परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके हम लोगों को सुरक्षित रखती है, चर्म रोग होने से बचाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। जो संचार सैटेलाइट होते हैं वो वायुमंडल के किस लेयर में अवस्थित होते हैं ये बताना है दोस्तों। समताप मंडल में, क्षोभमंडल में, बहिर्मंडल में या फिर आयन मंडल में। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, संचार उपग्रह या संचार सैटेलाइट वायुमंडल के बहिर्मंडल स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। दोस्तों इसको फिगर में देख लीजिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये बहिर्मंडल है और यहाँ पर ये सैटेलाइट जो है अवस्थित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर परावैंगनिक किरणें। दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन लेयर परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में कौन एक कारक है। रसोई गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें। दोस्तों विश्व उष्मायन के लिए सबसे जिम्मेदार जो गैसें होती हैं वो वाहनों से निकली गैसें होती हैं। और दोस्तों वाहनों से निकली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विश्व उष्मायन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस होती है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं। और दोस्तों इसमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हीलियम, तीसरा मीथेन और चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसमें हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
बल्कि ये निष्क्रिय गैस है या इसको नोबल गैस भी कहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और दोस्तों जल वाष्प, ये दोस्तों सब ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि पृथ्वी के ऊष्मीय तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, जिसे दोस्तों CNG गैस भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये वाहनी ईंधनों में दोस्तों आजकल इसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक प्रदूषण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों इसमें बताना है कि निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसको देखते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है ऑर्गन और चौथा है मेथेन CH4। दोस्तों इसमें मेथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमंडलीय तापन का कारण है वनों में वृद्धि। वनों में अगर वृद्धि की जाए तो क्या भूमंडलीय तापन होगा? नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वनों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो भूमंडलीय तापन कम होगा। यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी भी भूमंडलीय तापन का कारण नहीं होगा। हिम नदों में वृद्धि, ये भी भूमंडलीय तापन का कारण नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, पृथ्वी का ऊष्मीय तापन बढ़ेगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक सहायक गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या फिर मेथेन? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका भी दोस्तों इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मेथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। जबकि दोस्तों कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर N2 या नाइट्रोजन? दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। और अम्लीय वर्षा के कारण ही दोस्तों जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल है एक ताजमहल दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण ही उसका जो कलर है वो पीला पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 5, 7, 6 या फिर 8? दोस्तों भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। पहले दोस्तों मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया, एक मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद दोस्तों 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 A में रखकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तब से मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 A में रखकर इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तब से दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा,
कि अब जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रजातांत्रिक पद्धति, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, प्रजातांत्रिक पद्धति और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जुलाई 1950। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद लागू कब हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये राज्यसभा का सभापति तब तक रहता है जब तक इसका कार्यकाल रहता है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।